जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएस भर्ती 2026-27 के बारे में। साथियों, कल 27 जुलाई से आप लोगों का फिजिकल स्टार्ट है और जैसे ही फिजिकल खत्म होगा, जो उम्मीदवार जो कैंडिडेट फिजिकल को पास कर लेगा, मेडिकल को पास कर लेगा, उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। और मैं इस बार से आप लोगों के लिए लाइव ऑनलाइन इंटरव्यू क्लासेस लेके आया हूं। क्लासेस उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए क्या है, एक सिस्टम लेके आया हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा मेरे द्वारा ऑनलाइन जूम मीटिंग या फिर वीडियो कॉल के द्वारा। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है। जो भी उम्मीदवार जुड़ना चाहता है तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके वो ऐड हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा 2026 में जो इंटरव्यू हुआ था उसमें हमारे एक कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हो रखा है और उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे बोर्ड में। तो उन्होंने वो सवाल हमारे साथ साझा किए थे, हमारे साथ हमको बताए थे और फिर मैंने आपको पहले भी वो सवाल बता रखे हैं। लेकिन क्या है, आज उन सवालों के साथ मैं उनके जवाब भी लेके आया हूँ, प्लस जो क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें क्या है, क्रॉस क्वेश्चन जो है बोर्ड पूछ सकता है। तो विस्तार से है, कम 12, 13 या 14 क्वेश्चन थे, लगभग 14 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और जो उन्होंने मुझे बताए थे तो उसमें मैंने विस्तार से उसका आंसर बोर्ड, आपको बोर्ड जो है इंटरव्यू बोर्ड, वो उसमें क्या देखता है, एक कैंडिडेट के अंदर वो क्या खोजता है आपके अंदर, ठीक है, और आपका रिएक्शन कैसे होना चाहिए। तो पूरा विस्तार पूर्वक बनाया है इस वीडियो को, आपने अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है ना, ये नहीं कि स्किप कर दिया, सवाल नोट कर लिया, स्किप कर दिया। अच्छे से देखना है। जब तक आप बारीकियां नहीं पकड़ोगे, है ना, वहाँ पे मान लीजिए आपने कोई सवाल आपसे पूछा गया और आपने उसका सही जवाब भी दे दिया, लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आप आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपका जो बोलने का लहजा वो साफ नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। इसमें चयन में जो आपका फाइनल सिलेक्शन है उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। धीमे बोलना है, धैर्य से बोलना है, आत्मविश्वास से बोलना है, आई कांटेक्ट पक्का करना है सामने वाले की आई में, है ना, बिल्कुल आंख पलक भी नहीं झपकनी चाहिए, आंखों से आंखें बिल्कुल मिला के रखनी है। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ अभी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और हम वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनका जवाब पढ़ेंगे, प्लस बोर्ड आपसे क्या क्रॉस क्वेश्चन और कर सकता है वो भी देखेंगे और बोर्ड आपके अंदर, एक कैंडिडेट के अंदर क्या देखता है उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जैसे ही आप रूम के अंदर एंट्री लेंगे तो आपको पहले बैठने के लिए बोला जाएगा और उसके बाद आपने बैठना है और फिर वहाँ पे वो आपसे सवाल करेंगे, बोर्ड जो टीम है वो आपसे सवाल करेगी। तो पहला सवाल वहाँ से आया, अपना परिचय दीजिए। ठीक है, तो आपने जय हिंद उनको बोलना है, सर मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, मैं आपका जो गांव है, जो आपका जिला है, जो आपका राज्य है, उसका निवासी हूँ। मैंने जिससे आपने विश्वविद्यालय से आपने शास्त्रीय आचार्य की शिक्षा प्राप्त की है। मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं, मेरे पिताजी एक किसान हैं और माताजी गृहिणी है। जो भी आपके पिताजी और माताजी हैं वो आपने यहाँ पे बोलना है। ठीक है, मेरी रुचि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, स्वाध्याय, योग और समाज सेवा में है। मैं अनुशासन, ईमानदारी और निरंतर सीखने में विश्वास रखता हूँ। ये आपने अपना परिचय दे दिया। तो यहाँ पे क्या है, जो बोर्ड है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, अपने बारे में ऐसी कौन सी बात बताइए जो आपने अपने परिचय में नहीं बताई है। मतलब अपने बारे में कोई एक ऐसी बात बताओ जो आपने परिचय में नहीं बताई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। फिर आ सकता है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। फिर अगला आ सकता है, आपके जीवन का सबसे कठिन समय कौन सा रहा और उस कठिन समय से आपने क्या सीखा। यदि मैं आपके गांव जाऊं तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। आपके मित्र आपको किन 3 शब्दों में वर्णित करेंगे। मतलब आपके बारे में वो क्या 3 वो बताएंगे।
आपके जीवन में सबसे बड़ी गलती कौन सी की थी, मतलब आपने जीवन में सबसे बड़ी गलती कौन सी की। यदि आज आपका चयन नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। क्या आपको कभी किसी निर्णय पर पछतावा हुआ है। आपके जीवन का आदर्श आदर्श कौन है और क्यों। यदि मैं आपके गुरुजी से आपके बारे में पूछूं तो वो क्या कहेंगे। तो यहाँ पे जो बोर्ड है वो आपसे क्या चाहता है ना। बोर्ड आपसे क्या चाहता है दोस्तों, पहला जो आपका परिचय है, जो आपका इंट्रो है, वो आपने 45 से 60 सेकंड में पूरा कर देना है, यानी कि उसको बहुत लंबा खींच रहे हैं, है ना। मेरे दादा फलाना, मेरे ढिमकाना, ये वो कुछ नहीं, शॉर्टकट में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपका 1 मिनट में आपने पूरा बता देना। शॉर्ट, जितना शॉर्ट बोलोगे उतना कम वहां पे फंसोगे, ठीक है। फिर आवाज स्पष्ट और संतुलित रखें। जो आपकी आवाज है वो स्पष्ट होनी चाहिए और संतुलित, मतलब ज्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए और ज्यादा धीरे धीरे भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है आई कांटेक्ट बनाए रखें। आंखों से आंखें मिला के रखनी है, मैंने आपको भी पहले भी बताया था। जो आपका उत्तर है ना, कोई सवाल आपसे पूछा गया है तो उसमें क्या है, आपको अंदर आत्मविश्वास दिखाई देना चाहिए। केवल उतना ही बताइए जितना पूछा गया, मतलब जितना आपसे पूछा गया है तो आपने उतना ही बताना है, ये नहीं कि उसको खींच रहे हैं फिर इधर उधर की बात वो नहीं करनी है, ठीक है। मिस्टेक, अब मिस्टेक क्या करते हैं जो कैंडिडेट है वो बोर्ड के सामने क्या मिस्टेक्स करते हैं। पहले बहुत लंबा परिचय देते हैं, है ना, पूरा लंबा ही आप 2 मिनट तक परिचय दिए जा रहे हो अपना। परिवार का पूरा इतिहास सुनाना। मेरे पिताजी तो सन 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। मेरे दादाजी भी अंग्रेजों के ज़माने के फौजी थे, उन्होंने भी विश्व युद्ध में लड़ाई की थी, है ना। तो ऐसे सवाल, ऐसे जो मतलब वहाँ पे नहीं सुनाना है अपनी हिस्ट्री, शॉर्टकट में आपने बताना है। बिना पूछे आर्टिजिशियो बनने का कारण बताना, वही जितना आपको पूछा जाए उतना ही आपने बताना है। रटा रटाया उत्तर देना और घबराकर बहुत तेज बोलना, ठीक है। मतलब उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए इसने रटी हुई है बातें, और घबराकर तेज नहीं बोलना है, ठीक है। अब जो इंटरव्यू है बोर्ड, जो इंटरव्यू बोर्ड है वो आपके परिचय से केवल नाम और पता नहीं जानना चाहता, वह यह देखता है, क्या देखता है आपके अंदर, क्या आप आत्मविश्वास से बोलते हैं, क्या आपके विचार स्पष्ट हैं, क्या आप सहज हैं या घबराए हुए हैं, और क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक आर्टिजिशियो के अनुरूप है या नहीं। तो ये जो बोर्ड मेंबर है ये वहां पे ये चीजें नोटिस करते रहते हैं। उस्ताद टिप, मतलब मेरी तरफ से ये आपको टिप है, परिचय हमेशा वही समाप्त करें जहां बोर्ड का प्रश्न समाप्त होता है। जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर दें। याद रखिए, इंटरव्यू में कम बोलने वाला नहीं बल्कि सही बोलने वाला उम्मीदवार चयनित होता है, ठीक है। ना तो कम बोलने वाला होगा ना ज्यादा बोलने वाला, जो सही बोलता है वही उस उम्मीदवार का क्या चयन होता है। अब है साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, आपने किस विषय से शास्त्रीय आचार्य किया है। सॉरी, तो इसका आंसर आपने बताना है। सर मैंने, जो आपका विश्वविद्यालय है उसका नाम लेना है और जिस विषय में आपने शास्त्री आचार्य किया है, मान लीजिए कर्मकांड में किया है, तो उस विषय का नाम आपने यहाँ पे बताना है। इस अध्ययन के दौरान मैंने अपने विषय का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार से अध्ययन किया, साथ ही संस्कृत, धर्मशास्त्र और भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान प्राप्त किया। मेरा प्रयास हमेशा यही रहा कि जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसे मैं अपने जीवन में भी उतार सकूं। तो बोर्ड, जो वहां पे इंटरव्यू बोर्ड है, वो आपसे क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने यही विषय क्यों चुना। यदि दोबारा अवसर मिले तो क्या आप यही विषय चुनेंगे। आपके विषय की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। आपके विषय का सबसे कठिन भाग कौन सा था। आपके विषय से समाज को क्या लाभ होता है। आपके विषय का सेना में क्या उपयोग है। आपके विषय के किसी एक महान विद्वान का नाम
बताइए, आपने अपने विषय का व्यवहारिक उपयोग कहाँ किया है? क्या केवल डिग्री लेने से कोई अच्छा आर्टिजिशियो बन सकता है? आपने विषय और आपके विषय और धर्मशास्त्र में क्या अंतर है? आपके विषय की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यदि आपको अपने विषय पर 5 मिनट बोलने के लिए कहा जाए तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? ठीक है। अब बोर्ड बोर्ड आपसे क्या चाहता है? विषय का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। जो आपका विषय है उसका आपको स्पष्ट नॉलेज होनी चाहिए। उत्तर छोटा लेकिन प्रभावशाली हो। केवल डिग्री नहीं, विषय की समझ दिखाई दे। उत्तर देते समय आत्मविश्वास बना रहे। ठीक है। अब बोर्ड के सामने मिस्टेक क्या करते हैं? केवल विषय का नाम बताकर चुप हो जाना, है ना। जैसे आपने पूछा कि उन्होंने पूछा किस विषय से किया है, आपने बोल दिया कर्मकांड, बस। तो उसके बारे में 2 लाइन भी बतानी है। किताबों के नाम गिनाना शुरू कर देना, किताबों के वहां पे नाम नहीं गिनाने हैं। ठीक है। दूसरे विषयों को कमतर बताना। ठीक है। ऐसा उत्तर देना जिससे लगे कि विषय केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ा गया था। तो जो यहाँ पे इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो आपसे क्या चाहता है? बोर्ड यह नहीं देख रहा कि आपने कौन कौन से विषय पढ़े हैं। बोर्ड यह देख रहा है क्या आपको अपने विषय की वास्तविक समझ है, क्या आपने केवल डिग्री ली है या ज्ञान भी अर्जित किया है, क्या आपने अपने विषय को सरल भाषा में, क्या आप अपने विषय को सरल भाषा में समझा सकते हैं, और क्या भविष्य में सैनिकों के प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता रखते हैं। उस्ताद टिप, है ना, मतलब मेरी वो है, यदि आपने जिस विषय से शास्त्रीय आचार्य किया है उस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो मुझे याद नहीं कहने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई करी है उसमें आपको ये नहीं होना चाहिए कि सर मुझे तो याद नहीं है या मुझे पता नहीं है, उसमें आप माहिर होने चाहिए। बोर्ड मानकर चलता है कि जिस विषय से आपने डिग्री ली है उस पर आपकी पकड़ सबसे मजबूत होगी। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 3, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष की प्रशंसा का एक श्लोक सुनाइए। सर, ज्योतिष वेदांगों में से एक महत्वपूर्ण वेदांग है। इसे वेदों का नेत्र कहा गया है क्योंकि इसके माध्यम से काल, तिथि, वार, नक्षत्र योग तथा शुभ अशुभ समय का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को दिशा देना तथा समय का सही ज्ञान कराना है। श्लोक जो ज्योतिष का प्रसिद्ध श्लोक है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लेना। जैसे मोर में शिखा और सर्प में मणि का सर्वोच्च स्थान होता है, उसी प्रकार वेदांगों में ज्योतिष का सर्वोच्च स्थान माना गया है। बोर्ड क्रॉस क्वेश्चन, बोर्ड वहां से आपसे क्रॉस क्वेश्चन फेंक सकता है। वेदांग कितने हैं? सभी वेदांगों के नाम बताइए। ज्योतिष को वेदों का नेत्र क्यों कहा जाता है? ज्योतिष और खगोल शास्त्र में क्या अंतर है? पंचांग के 5 अंग कौन कौन से हैं? नक्षत्र कितने होते हैं? राशियां कितनी होती हैं? अभिजीत नक्षत्र क्या है? ज्योतिष का व्यवहारिक उपयोग क्या है? क्या ज्योतिष पूर्णतः विज्ञान है? महर्षि पराशर कौन थे? ब्रह्मा पराशर होरा शास्त्र किसने लिखा है? तो ये क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बोर्ड क्या चाहता है आपसे? ज्योतिष की स्पष्ट परिभाषा, श्लोक शुद्ध उच्चारण के साथ, अर्थ सरल भाषा में समझा सके, विषय का आधारभूत ज्ञान आपको होना चाहिए। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? ज्योतिष को केवल भविष्य बताने का माध्यम बता देना, श्लोक गलत बोलना, श्लोक आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ज्योतिष और अंधविश्वास को एक ही बताना, बिना पूछे कुंडली मिलान पर चर्चा शुरू कर देना। मतलब जितना आपसे पूछा गया है उतना ही जवाब आपने देना है। इंटरव्यू जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो क्या देखता है आपके अंदर? बोर्ड यह देखना चाहता है क्या आपको अपने विषय का मूल ज्ञान है? क्या आप संस्कृत श्लोक शुद्ध रूप से बोल सकते हैं?
क्या आप श्लोक का अर्थ भी समझते हैं? क्या आप धार्मिक ज्ञान को सरल भाषा में समझा सकते हैं? उस्ताद टिप मतलब मेरी टिप, यदि श्लोक सुनाने को कहा जाए तो श्लोक प्लस अर्थ दोनों अवश्य बताएं। ये नहीं कि वहां रट्टे तोते की तरह मार दिया, उसका अर्थ नहीं पता। मतलब श्लोक भी बताना है और उसका अर्थ भी आपने जरूर हिंदी में बताना है, क्योंकि वहां पे जो आर्टिजेशु हैं उनको तो खैर श्लोक आ जाएगा, लेकिन जो वहाँ बाकी जो बोर्ड मेंबर बैठे हैं उनको संस्कृत नहीं आती है, तो उनको आपने अर्थ भी बताना है, जिससे आपके उनके ऊपर आपका क्या है एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बहुत से उम्मीदवार श्लोक तो सुना देते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं बता पाते। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कर्म कांड जानते हो? मतलब आपने कर्म कांड पढ़ा है, जानते हो। कलश कलश स्थापना की विधि बताइए। कलश में कौन कौन से देवता होते हैं? सर जी हाँ, मुझे सामान्य वैदिक एवं पौराणिक कर्मकांड का ज्ञान है। कलश स्थापना किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत और तथा अथवा पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है। सर्वप्रथम पूजा स्थल को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद कलश पर स्वास्तिक बनाकर उसमें शुद्ध जल भरा जाता है। आवश्यकता अनुसार गंगा जल, सुपारी, दूर्वा, अक्षत, सिक्का आदि डाले जाते हैं। फिर आम के पत्ते रखकर ऊपर नारियल स्थापित किया जाता है और मौली बांधी जाती है। इसके बाद वैदिक मंत्रों द्वारा कलश का आह्वान किया जाता है। कलश स्थापना मंत्र ये है, कलश स्थापना मंत्र ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कलश में विराजमान देवता, मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान रुद्र, मूल में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में मातृगण, कुछ ही अंदर सप्त समुद्र और सप्तद्वीप, साथ ही 4 वेदों का आह्वान किया जाता है। बोर्ड क्रॉस क्वेश्चन, बोर्ड आपसे क्या क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है? कलश स्थापना सबसे पहले क्यों की जाती है? कलश में आम के पत्ते ही क्यों लगाए जाते हैं? नारियल का धार्मिक महत्व क्या है? यदि आम के पत्ते उपलब्ध ना हो तो क्या करेंगे? कलश में गंगा जल क्यों डाला जाता है? पूर्ण कलश किसका प्रतीक माना जाता है? कलश स्थापना और घट स्थापना में क्या अंतर है? नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व क्या है? पूजा में तांबे का कलश अधिक प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या बिना कलश स्थापना के पूजा संपन्न हो सकती है? कलश स्थापना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यदि कोई सैनिक आपसे कलश स्थापना की संक्षिप्त विधि पूछे तो आप कैसे समझाएंगे? बोर्ड बोर्ड क्या चाहता है आपसे? विधि क्रमवार बताइए। जो उसकी विधि है वो क्रमवार बतानी है, यानी कि लास्ट वाला सबसे पहले बोल दिया और सबसे पहले वाला बीच में बोल दिया, बीच वाला पहले बोल दिया। क्रम से आपने उसकी विधि बतानी है। मंत्र का उच्चारण शुद्ध रखें। जो मंत्र है उसका उच्चारण शुद्ध रखें। केवल क्रम नहीं, उसका महत्व भी बताएं। ठीक है, उत्तर आत्मविश्वास से दें और जो मंत्र आपने बोला है, जो श्लोक बोला है, उसका मतलब भी उनको बताएं। कॉमन मिस्टेक, पूजा की पूरी प्रक्रिया सुनाने लगना। पूरी प्रक्रिया नहीं बतानी है। ठीक है, देवताओं के स्थान गलत बता देना, है ना, जो गलत नहीं बताना है। फिर मंत्र अधूरा या गलत बोलना। प्रश्न से हटकर मतलब क्वेश्चन से हटकर अन्य धार्मिक विषयों पर चले जाना। बहुत से कैंडिडेट करते हैं, उनसे पूछा कलश स्थापना के बारे में, वो पहुंच कहीं और जाएंगे, है ना। तो जो पूछा गया है वही आपने बताना है, उसी विषय पर बोलना है। अब जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो क्या चाहता है? बोर्ड यह नहीं देख रहा कि आपने कितनी पूजा कराई है, वो क्या देखना चाहता है? क्या आपको कर्मकांड का व्यवहारिक ज्ञान है? क्या आप सैनिकों या उनके परिवारों को सही विधि बता सकते हैं, या फिर जो मंदिर में आप वो करेंगे वो आप सही से करते हैं या नहीं करते हैं? क्या आपकी धार्मिक शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित है या व्यवहार में भी है? मतलब आप उसको प्रैक्टिकल नॉलेज आपको है या नहीं है। उस्ताद टिप, आर्टिजेशियो इंटरव्यू में कर्मकांड से जुड़े क्वेश्चन में केवल क्या करना है नहीं बल्कि क्यों करना है भी पूछा जाता है। तो यदि आप हर विधि का कारण भी जानते हैं तो बोर्ड पर आपका अलग ही प्रभाव पड़ेगा।
मतलब जो कोई विधि है अगर उसका कारण भी जानते हैं तो उसका क्या आपका अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। है श्राद्ध करवाना जानते हो, श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे आंसर है सर, जी हाँ। मुझे सर बोल सकते हो आप, श्रीमान बोल सकते हो, महोदय, जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हो। महोदय जी हाँ, मुझे श्राद्ध कर्म की सामान्य वैदिक एवं स्मार्त विधि का ज्ञान है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना हुआ है। श्रद्धा और विश्वास के साथ पितरों को निमित्त जो कर्म किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। इसका उद्देश्य पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और उनकी स्मृतियों का सम्मान करना है। धर्मशास्त्र में श्राद्ध कई प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन सामान्य रूप से प्रमुख श्राद्ध इस प्रकार माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपने जो श्राद्ध है इनको बता देना है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड बोर्ड आपसे क्या क्रॉस क्वेश्चन करेगा? श्राद्ध शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? श्राद्ध किस तिथि को किया जाता है? पितृपक्ष कितने दिनों का होता है? यदि किसी की मृत्यु तिथि ज्ञात ना हो तो श्राद्ध कब किया जाता है ना? एकोदृष्ट श्राद्ध और पावन श्राद्ध में क्या अंतर है? ठीक है। सब पिंडीकरण कब किया जाता है? श्राद्ध में तिल का विशेष महत्व क्यों है? कौवे को भोजन क्यों करवाया जाता है? क्या पुत्री श्राद्ध कर सकती है? श्राद्ध का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यदि किसी सैनिक का परिवार पहली बार श्राद्ध कर रहा हो तो आप उसे क्या सलाह देंगे? क्या विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी श्राद्ध करा सकता है? बोर्ड क्या चाहता है आपसे? श्राद्ध की परिभाषा स्पष्ट हो, प्रकार आत्मविश्वास से बताएं, व्यवहारिक जानकारी भी हो, धार्मिक विषय को सरल भाषा में समझाएं। कॉमन मिस्टेक, जो मिस्टेक करते हैं, केवल 2-3 प्रकार का बताकर रुक जाना, पूरा बताना है, ठीक है। श्राद्ध को अंधविश्वास कह देना, शास्त्रीय शब्दों का गलत उच्चारण करना, बिना जानकारी के अनुमान लगाकर उत्तर देना, तो ऐसे कार्रवाई आपने नहीं करनी है। बोर्ड जो है वो क्या जानना चाहता है? क्या आपको केवल मंत्र याद है या धर्मशास्त्र की भी समझ है? क्या आप सैनिकों और उनके परिवारों का सही धार्मिक मार्गदर्शन कर सकते हैं? क्या कठिन धार्मिक प्रश्नों का उत्तर शांत और स्पष्ट रूप से दे सकते हैं? ठीक है। उस्ताद टिप्स यहाँ पे है, यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर पूरी तरह याद ना हो तो गलत जानकारी देने की बजाय विनम्रता से कहें, सर जितनी जानकारी मुझे है उसके अनुसार। बोर्ड गलत उत्तर से अधिक आपकी ईमानदारी को महत्व देता है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपसे 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 11 आपने सही बताए, एक क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन वो भी आपने ईमानदारी उसमें दिखानी है। ये नहीं कि चालाकी दिखा के सर मुझे इतनी ही जानकारी है या इस बारे में मैं मुझे इतना ही पता है और आगे मैं इसके बारे में और जानकारी लूंगा या और सीखने का प्रयास करूंगा इस विषय पर, ऐसा बोल के आपने अपना जवाब खत्म करना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, वेद के बारे में जानते हो? 4 वेदों के नाम बताइए और सिंदूर का मंत्र सुनाइए। तो यहाँ पर वही महोदय, जी हाँ, वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन एवं सर्वोच्च धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। इन्हें अपौरुषीय कहा गया है, अर्थात इनकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की, ऋषियों ने तपस्या के माध्यम से इनके ज्ञान का साक्षात्कार किया। वेदों में धर्म, ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ, उपासना, समाज व्यवस्था तथा जीवन दर्शन का विस्तृत वर्णन मिलता है। 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनका संक्षिप्त परिचय, ठीक है, यहाँ पे इनका परिचय लिखा हुआ है। कौन सा वेद किस चीज से संबंधित है? सिंदूर धारण मंत्र, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे सिंदूर का जो है श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक आपने पढ़ना है और इसका क्या है आपने अर्थ भी बताना है। यह सिंदूर सौभाग्य, मंगल एवं समृद्धि का प्रतीक है, मैं इसे शुभ भाव से धारण करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नोट लिखा है, अलग अलग परंपराओं में सिंदूर धारण के मंत्रों में थोड़ा अंतर मिल सकता है। यदि आपने किसी विशेष परंपरा जैसे सनातन, वैष्णव, शाक्त आदि के अनुसार अध्ययन किया है तो उस परंपरा का मंत्र बोलना उचित रहेगा।
बोर्ड क्रॉस क्वेश्चन। बोर्ड आपसे क्या पूछ सकता है? वेद कितने हैं? वेदों का विभाजन किसने किया? वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? किस वेद को संगीत का वेद कहा जाता है? यजुर्वेद में कितने भेद हैं? वेदांग कितने हैं? उपवेद कितने हैं? वेद और उपनिषद में क्या अंतर है? वेद का उद्देश्य क्या है? क्या आज भी वेदों का महत्व है, और है तो क्यों? यदि कोई सैनिक आपसे पूछे कि वेद पढ़ने से जीवन में क्या लाभ होता है, तो आप क्या उत्तर देंगे? अब बोर्ड आपसे क्या वो करता है? 4 वेद बिना बताए, बिना रुके बता सकें, है ना? कहीं वेद बताने में भी आप रुक रहे हैं। प्रत्येक वेद का संक्षिप्त परिचय जानते हो? सिंदूर मंत्र शुद्ध उच्चारण के साथ बोलें। यदि अर्थ पूछा जाए तो सरल भाषा में समझाएं। मिस्टेक क्या करते हैं? वेदों के नाम या क्रम में गलती करना। मतलब जो वेदों का सीरियल नंबर है, वेदों का नाम या क्रम है, जो वैसे ही बोलना है। ये नहीं कि लास्ट वाला पहले बोल दिया, पहले वाला बीच में बोल दिया, बीच वाला बोला ही नहीं। ठीक है। वेद और पुराण को एक जैसे बताना। मंत्र अधूरा बोलना। बिना जानकारी के आत्मविश्वास से गलत उत्तर देना। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, पता उनको कुछ नहीं है, किताबी ज्ञान है वो भी पूरा नहीं है, लेकिन वहाँ आत्मविश्वास बस कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। वो भी एक कार्रवाई आपने नहीं करनी है। ठीक है। बोर्ड क्या देखता है? क्या आपकी धार्मिक शिक्षा मजबूत है? क्या आपकी स्मरण शक्ति और उच्चारण सही है? क्या आप सैनिकों को धार्मिक विषय सरल भाषा में समझा सकते हैं? क्या आप शास्त्रों का सम्मान करते हुए व्यवहारिक उत्तर देते हैं? आरटीजेशियो इंटरव्यू में केवल नाम बताइए तक सीमित मत रहिए। यदि बोर्ड ऋग्वेद की विशेषता क्या है या यजुर्वेद को कर्म कांड का वेद क्यों कहा जाता है, तो 2-3 पंक्तियों में स्पष्ट उत्तर देने की तैयारी भी रखें। इससे बोर्ड पर आपकी विषय पकड़ का अच्छा प्रभाव पड़ता है। मतलब आपको डीपली जानकारी भी होनी चाहिए। रेजिमेंट में 4 सैनिक हैं जो कि अत्यधिक नशा करते हैं, क्योंकि उनका तलाक चल रहा है। उनकी पत्नियां 50-50 लाख रुपए की मांग कर रही हैं। आर्टिजेशियो होने के नाते आप क्या करेंगे? उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे? तो इसमें अगर आपकी अपनी राय है तो आप अपनी राय भी इसमें दे सकते हैं, है ना? महोदय, सबसे पहले मैं उन चारों सैनिकों से अलग अलग मिलकर उनकी पूरी समस्या को शांतिपूर्वक सुनूंगा। बिना पूरी बात जाने किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचूंगा। मैं उन्हें समझाऊंगा कि तलाक एक व्यक्तिगत और कानूनी मामला है, लेकिन नशा उस समस्या का समाधान नहीं है। इससे उनका स्वास्थ्य, परिवार, करियर और यूनिट चारों प्रभावित होंगे। मैं उन्हें सकारात्मक सोच रखने, धैर्य बनाए रखने और अपने कर्तव्य पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करूंगा। आवश्यकता होने पर मैं उन्हें उनके कंपनी कमांडर, सूबेदार मेजर तथा मेडिकल ऑफिसर, जो काउंसलर से भी समन्वय करूंगा, ताकि वे उनका उचित मार्गदर्शन कर सकें। एक आर्टिजिशो के रूप में मैं उनका मनोबल बढ़ाने, उनमें आत्मविश्वास जगाने और यह विश्वास दिलाने का प्रयास करूंगा कि हर कठिन परिस्थिति का समाधान होता है, लेकिन नशा कभी समाधान नहीं हो सकता। तो बोर्ड क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। यदि वह आपकी बात ना माने तो क्या करेंगे? यदि उनमें से एक सैनिक ड्यूटी पर भी नशे में मिले तो आप क्या करेंगे? क्या आप उनके परिवार से बात करेंगे? क्या आर्टिजिशियो को काउंसलिंग करनी चाहिए? यदि कोई सैनिक आत्महत्या की बात करे तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या धार्मिक प्रवचन देकर समस्या हल हो जाएगी? यदि कमांडिंग ऑफिसर आपसे रिपोर्ट मांगे तो क्या बताएंगे? क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेंगे? देखिए, बहुत ही डीपली ये क्रॉस क्वेश्चन है। क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेंगे? सैनिकों का विश्वास कैसे जीतेंगे? यदि उनमें झगड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे? मानसिक तनाव और अनुशासन में संतुलन कैसे बनाएंगे? एक आर्टिजिशियो
और एक मिलिट्री काउंसलर में क्या अंतर है? बोर्ड यहाँ पे क्या आपसे चाहता है, क्या उसकी आपसे एक्सप्रेशन है, बोर्ड आपसे यहाँ पे क्या चाहता है? पहले समस्या समस्या सुनिए, फिर समाधान दीजिए। सैनिक के प्रति सहानुभूति रखें, लेकिन अनुशासन से समझौता न करें। उत्तर व्यवहारिक होना चाहिए। टीम वर्क और चेन ऑफ कमांड का सम्मान दिखाई देना चाहिए। मिस्टेक क्या करते हैं? कोई बोले मैं उन्हें डांट दूंगा, मैं उन्हें सजा दिलवा दूंगा, मैं उनकी पत्नी को समझा दूंगा, मैं धार्मिक उपदेश देकर उत्तर समाप्त कर दूंगा। चेन ऑफ कमांड को नजरअंदाज करना, तो ये क्या है? कॉमन मिस्टेक है इसमें। तो बोर्ड इसमें क्या देखना चाहता है? क्या आप तनावग्रस्त सैनिक को संभाल सकते हैं? क्या आप भावनात्मक और व्यवहारिक दोनों स्तर पर सोचते हैं? क्या आपको सेना के अनुशासन की समझ है? क्या आप आरटीजीसीओ की भूमिका की सीमाएं और जिम्मेदारी जानते हैं? ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ये कभी भी मत कहिए कि मैं अकेले सब ठीक कर दूंगा। एक अच्छा आर्टिजेशियो सैनिक का मार्गदर्शन करता है, उसका विश्वास जीतता है और आवश्यकता पड़ने पर कमांडिंग ऑफिसर, सूबेदार मेजर, मेडिकल ऑफिसर तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर समस्या के समाधान की दिशा में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपने कितनी बार सेना की भर्ती देखी है? आरटीजीसीओ ही क्यों बनना चाहते हो? इसके अलावा आपने दूसरी भर्ती क्यों नहीं देखी? तो इसका आंसर, महोदय, मैंने सेना की भर्ती प्रक्रिया को इतनी बार देखा है या समझा है जितनी बार भी आपने भर्ती देखी है। जहां तक आरटीजीसीओ बनने की बात है, मेरी शिक्षा, रुचि और योग्यता धार्मिक अध्ययन तथा संस्कृत विषय से जुड़ी रही है, इसलिए मैंने उसी क्षेत्र को चुना जिसमें मैं अपनी क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग कर सकूं। मैंने अन्य भर्तियों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया है, लेकिन मेरा लक्ष्य शुरू से ही आरटीजीसीओ ही रहा है। मेरा मानना है कि व्यक्ति को उसी क्षेत्र में जाना चाहिए जहां उसकी योग्यता और रुचि दोनों हो। बोर्ड आपसे क्या क्रॉस करेगा? आरटीजीसीओ ही क्यों, कलर क्यों नहीं? यदि आपको सोल्जर जीडी और आरटीजीसीओ में से एक को चुनना हो तो किसको चुनोगे और क्यों? क्या आपने किसी अन्य भर्ती के लिए भी आवेदन किया है? यदि आरटीजीसीओ की भर्ती 5 वर्ष तक ना निकले तो आप क्या करेंगे? यदि इस बार चयन नहीं हुआ तो अगली बार फिर प्रयास करेंगे या नहीं? आरटीजीसीओ की जिम्मेदारियां क्या होती है? आरटीजीसीओ और एक सिविल पुजारी में क्या अंतर है? आरटीजीसीओ को सैनिक क्यों कहा जाता है? क्या आरटीजीसीओ को हथियार चलाने का प्रशिक्षण मिलता है? आरटीजीसीओ का रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है? यदि आपको आरटीजीसीओ और लेक्चरर बनने में से एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? सेना आपको ही आरटीजीसीओ क्यों चुने? तो ये आपसे वहां पे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बोर्ड क्या चाहता है? उत्तर आपका स्पष्ट हो और ईमानदार हो। ये नहीं मैं तो बचपन से ही भर्ती होना चाहता था आरटीजीसीओ के रूप में। किसी अन्य भर्ती को छोटा मत बताइए। ये नहीं कि जीडी तो सर बेकार है, अग्निवीर स्कीम है, वहां 4 साल बाद घर जाते हैं, तो बहुत बेकार नौकरी है, ऐसा नहीं, ठीक है? अपनी योग्यता और रुचि को जोड़कर उत्तर दीजिए। उत्तर में परिपक्वता दिखाइए, मैच्योरिटी दिखाइए, मतलब ना। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? इसमें नौकरी जल्दी मिल जाती है, इसमें काम कम होता है, सैलरी अच्छी है इसलिए, बचपन से सपना था, बिना कारण बताए, है ना, दूसरी भर्तियों का मजाक उड़ाना, ये मिस्टेक नहीं करनी है। जो इंटरव्यू आपका ले रहा है वो क्या चाहता है आपसे? यह प्रश्न आपके कैरियर मोटिवेशन को परखने के लिए पूछा जाता है। बोर्ड क्या जानना चाहता है? क्या आपने सोच समझकर आरटीजीसीओ चुना है? क्या आपको इस पद की जिम्मेदारियों की जानकारी है? क्या आपका निर्णय केवल नौकरी पाने के लिए है या आपकी शिक्षा और लक्ष्य से भी जुड़ा है? यदि कठिन परिस्थिति आए तो क्या आप अपने निर्णय पर कायम
रहेंगे। यानी कि वहाँ लड़ाई लग गई और बोला बस मैं तो अब घर जा रहा हूँ, डिस्चार्ज। हाँ, यानी कि वहाँ यूनिट चलेगी लेह लद्दाख ठंड में, बस बोले सर मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूँ, अब नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, ये वहाँ पे आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। उस्ताद टिप, बचपन से ही सपना था जैसी लाइन आपने नहीं बोलनी है। उसके साथ हमेशा एक ऐसा ठोस कारण जोड़ना है जैसे आपकी शिक्षा, रुचि, विषय की पृष्ठभूमि या इस पद पद के प्रति आपकी समझ। ठीक है ना, बोर्ड की भावनाओं से ज्यादा आपके निर्णय का तर्क तर्क प्रभावित करता है। ठीक है ना, तो आपकी जो शिक्षा है, फिर उसमें आप जोड़ सकते हो कि जो मेरी शिक्षा है, जो मेरी रुचि है, उसके अनुसार ये पद है, इसलिए मैंने क्या है आरटीजीएसओ का पद चुना। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेजिमेंट का कोई सैनिक शहीद हो गया है, उसकी पत्नी और बच्चों के लिए धर्मगुरु होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है, आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है किसी सैनिक का शहीद होना केवल उसके परिवार की ही नहीं बल्कि पूरी यूनिट की क्षति है। ऐसी परिस्थिति में मैं सबसे पहले शहीद सैनिक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करूंगा और उन्हें यह विश्वास दिलाऊंगा कि वे अकेले नहीं, पूरी भारतीय सेना उनके साथ खड़ी है। एक आरटीजीएसओ के रूप में मैं उन्हें मानसिक एवं आध्यात्मिक संबल देने का प्रयास करूंगा। यदि परिवार की धार्मिक परंपराओं के अनुसार किसी कर्मकांड या अंतिम संस्कार में मेरी आवश्यकता होगी तो मैं पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ अपना दायित्व निभाऊंगा। साथ ही मैं उन्हें धैर्य रखने, बच्चों के भविष्य पर ध्यान देने और आवश्यकता पड़ने पर यूनिट और संबंधित अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने के लिए प्रेरित करूंगा। मेरा प्रयास यह रहेगा कि परिवार को यह महसूस हो कि उनका अपना व्यक्ति भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच ना हो, लेकिन भारतीय सेना हमेशा उनके साथ खड़ी है। ठीक है, बोर्ड यहाँ आपसे ये क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है। क्रॉस क्वेश्चन वहां पे आपसे एक दो ही पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में क्या है आपको बताने के लिए ज्यादा यहाँ पे आपके लिए आपसे पूछे हैं। ठीक है, तो जो बोर्ड है वो आपसे क्या चाहता है, उत्तर में संवेदनशीलता दिखाई दे, परिवार के प्रति सम्मान और सहानुभूति हो, आरटीजीएसओ की वास्तविक भूमिका स्पष्ट हो, उत्तर भावुक नहीं संतुलित होना चाहिए। मिस्टेक ये जो है यहाँ पे जो ये मिस्टेक है आप इसको देख लो, क्या मिस्टेक आप ऐसे उसमें करते हैं। जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे क्या चाहता है, मतलब आप में क्या देखता है वो, क्या आप दुख की घड़ी में सही शब्दों का चयन कर सकते हैं, क्या आप धार्मिक शिक्षक के साथ साथ एक संवेदनशील मार्गदर्शक भी बन सकते हैं, क्या आपको आरटीजीएसओ की सीमाएं और जिम्मेदारियां दोनों पता है, क्या आप परिवार और यूनिट दोनों का मनोबल बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। उस्ताद मतलब मेरी जो टिप है इसमें क्या है, इंटरव्यू में कभी ये मत कहिए कि मैं उनका दुख दूर कर दूंगा। ठीक है, आप उनका दुख दूर नहीं कर सकते, आप बोल सकते हैं मैं उनके दुख को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें मानसिक, नैतिक और धार्मिक संबल देकर इस कठिन समय में उबरने में सहयोग अवश्य कर सकता हूँ। नंबर 10 है, यदि आप शिक्षक बनना चाहेंगे, श्रोता बनना चाहेंगे या एक मार्गदर्शक, कोई एक चुनिए और उसका कारण भी बताइए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट है इस वीडियो को देखेगा तो आप क्या बनना चाहते हैं और उसका कारण आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, जो बेस्ट होगा उसको मैं पिन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है, महोदय यदि मुझे तीनों में से एक चुनना हो तो मैं मार्गदर्शक बनना चाहूंगा। मेरा मानना है कि एक अच्छा मार्गदर्शक बनने के लिए पहले एक अच्छा श्रोता और एक अच्छा शिक्षक होना भी आवश्यक है। जब तक हम किसी व्यक्ति की बात ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक हम उसे सही दिशा नहीं दे सकते। भारतीय सेना में आरटीजीएसओ का कार्य केवल धार्मिक अनुष्ठान कराना ही नहीं बल्कि सैनिकों को नैतिक
मानसिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना भी है। इसलिए मुझे लगता है कि मार्गदर्शक की भूमिका सबसे अधिक जिम्मेदारीपूर्ण और प्रभावशाली है। उसके बाद बोर्ड क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपने शिक्षक क्यों नहीं चुना? क्या बिना अच्छा श्रोता बने कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं बन सकता? यदि कोई सैनिक आपकी बात ना माने तो आप क्या करेंगे? मार्गदर्शक और उपदेशक में क्या अंतर है? एक अच्छे मार्गदर्शक के 5 गुण बताइए। क्या हर शिक्षक अच्छा मार्गदर्शक होता है? यदि दो सैनिकों की राय अलग अलग है तो आप किसका मार्गदर्शन करेंगे? यदि दो सैनिकों की राय अलग अलग है तो आप किसका मार्गदर्शन करेंगे? क्या कभी आपको किसी ने मार्गदर्शन दिया है? उससे आपने क्या सीखा? यदि आपका मार्गदर्शन गलत साबित हो जाए तो क्या करेंगे? मार्गदर्शन और आदेश कमांड में क्या अंतर है? क्या मार्गदर्शक को कठोर होना चाहिए या विनम्र? सेना में आरटीजीएसओ को मार्गदर्शक क्यों कहा जा सकता है? ठीक है, बोर्ड आपसे क्या चाहता है? जिस विकल्प को चुने उसका स्पष्ट कारण दे। उत्तर में संतुलन और परिपक्वता हो, मैच्योरिटी हो। दूसरे विकल्पों को गलत या कम महत्वपूर्ण न बताएं। आरटीजीएसओ की भूमिका से उत्तर को जोड़िए। मिस्टेक केवल मुझे अच्छा लगता है कहकर समाप्त कर देना। शिक्षक, श्रोता या मार्गदर्शक की भूमिका में भ्रम पैदा करना, मतलब गलत जवाब देना। एक को अच्छा और बाकी दो को बेकार बताना। बहुत दार्शनिक या घुमावदार उत्तर देना। जो इंटरव्यू बोर्ड है वो आपसे क्या चाहता है? आपकी सोच और प्राथमिकता क्या है? क्या आप नेतृत्व की भूमिका को समझते हैं? क्या आप लोगों की समस्याएं सुनने का धैर्य रखते हैं? क्या आप सही समय पर सही दिशा देने की क्षमता रखते हैं? उस्ताद टिप्स, मेरी यहाँ पे टिप है, यदि आप मार्गदर्शक चुनते हैं तो अब यह अवश्य बताइए कि एक अच्छा मार्गदर्शक पहले एक अच्छा श्रोता होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपका चयन भारतीय सेना में आरटीजीएसओ के रूप में हो जाता है तो आप सेना के अंदर क्या बदलाव करना चाहेंगे और क्यों? और साथियों, इसका जो है सवाल जिसका आंसर है, बहुत से लोग अलग अलग उसमें देते हैं, तो ये मेरी अपनी राय है, बाकी आप लोग इसका अलग भी दे सकते हैं। महोदय, मेरा मानना है कि भारतीय सेना एक अत्यंत अनुशासित और श्रेष्ठ संस्था है। इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि सेना में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। यदि मुझे कुछ सुझाव देने का अवसर मिले तो मैं सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक परामर्श तथा आध्यात्मिक प्रेरणा पर अधिक ध्यान देने का प्रयास करूंगा। आज के समय में कई सैनिक परिवार तनाव, सामाजिक समस्याओं और मानसिक दबाव का सामना करते हैं। यदि समय समय पर प्रेरणात्मक सत्र, धार्मिक चर्चा और व्यक्तिगत परामर्श आयोजित किए जाएं तो उनका मनोबल और अधिक मजबूत हो सकता है। मेरा उद्देश्य किसी व्यवस्था को बदलना नहीं, बल्कि अपने दायित्व के माध्यम से सैनिकों के कल्याण में सकारात्मक योगदान देना होगा। बोर्ड आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, क्या आपको लगता है कि अभी सेना में यह व्यवस्था नहीं है? यदि सेना पहले से यह सब कर रही है तो आपका क्या योगदान होगा? सैनिकों में मानसिक तनाव के मुख्य कारण क्या हैं? आरटीजीएसओ मानसिक तनाव कम करने में क्या भूमिका निभा सकता है? ठीक है, तो इसमें ये और भी 2-3 क्रॉस क्वेश्चन जो है और पूछे गए हैं। क्या आप किसी वर्तमान सैन्य व्यवस्था से असहमत हैं? यदि आप कमांडिंग ऑफिसर होते तो सबसे पहले क्या सुधार करते? बोर्ड आपसे क्या चाहता है? सेना की आलोचना बिल्कुल ना करें। ये नहीं कि आप जैसे आजकल देखते हैं कि वो कोई बड्डी सिस्टम है तो उस पर क्या बहुत ज्यादा चर्चा चलती है, तो आप ये मत बोल देना मैं जाते ही बड्डी सिस्टम को बदली कर दूंगा, है ना। तो सेना की आलोचना, क्योंकि आप उस संस्था में जा रहे हैं तो उसकी आलोचना आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। उत्तर अगर आप देते भी हैं तो आपका पॉजिटिव होना
चाहिए। सुधार की बात करें, कमियां नहीं गिनानी। हाँ, कोई सुधार की बात करते हैं, जैसे ये कैंडिडेट थे जिनसे ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं अगर अगर मुझे मौका मिला तो मैं क्या है, सेना के अंदर से शराब है उसको बंद कर दूंगा, है ना। वो सुधार की बात है, वो कमियां नहीं गिनाई, वो उन्होंने एक सुधार करने की बात कही है। ठीक है, तो अपने उत्तर को आर्टिजिशो की भूमिका तक सीमित रखें। मिस्टेक मिस्टेक क्या करते हैं, सेना में बहुत कमियां हैं, मैं पूरा सिस्टम बदल दूंगा। वेतन, छुट्टी और सुविधाओं पर चर्चा कर देना, नहीं जी फौज में तनख्वाह बहुत है, छुट्टी नहीं मिलती, है ना, वो आपका लेवल से बाहर है। आर्टिजिशो के अधिकार से बाहर की बातें करना। ठीक है, जो इंटरव्यू ले रहा है वो क्या देखता है, आपकी सोच, है ना, संगठन के प्रति सम्मान को परखने के लिए पूछा जाता है। बोर्ड यह देखना चाहता है, क्या आप भारतीय सेना की गरिमा का सम्मान करते हैं, क्या आप सकारात्मक सोच रखते हैं, क्या आप अपनी भूमिका की सीमाओं को समझते हैं, और क्या आपका सुझाव व्यवहारिक है या केवल आदर्शवादी। उस्ताद टिप्स, मेरी टिप्स है, कभी भी यह मत कहिए कि मैं सेना में यह बदल दूंगा। आपने क्या बोलना है, यदि अवसर मिला, है ना, यदि अवसर मिला तो मैं अपने दायित्वों के अंतर्गत सैनिकों के हित में सकारात्मक योगदान देने का प्रयास करूंगा। यह है क्वेश्चन नंबर 12। अपने और अपने परिवार की कोई एक कमी या एक बुराई बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लो। क्रॉस क्वेश्चन वहां पे आपसे एक या दो ही पूछे जाएंगे। ये मैंने क्या है, आपको ज्यादा डीपली बताने के लिए यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। बोर्ड आपसे क्या चाहता है। मिस्टेक, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, बहुत गंभीर या चरित्र से जुड़ी कमी बता देना, परिवार की बुराइयां गिनानी शुरू कर देना, दूसरों को अपनी कमियों का दोष देना, बनावटी कमजोरी बताना, जैसे मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, ऐसी चीजें वहां पे नहीं बोलनी है। जो इंटरव्यू है ले रहा है वो क्या देखना चाहता है ना, क्या आप अपनी कमियों को पहचानते हैं, क्या आप उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, क्या आप आलोचना स्वीकार कर सकते हैं, क्या आप ईमानदार हैं या केवल अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कमी, उस्ताद टिप्स मतलब मेरी तरफ से टिप्स है, ऐसी कमी कभी मत बताइए जो आर्टिजिशु पद के लिए नुकसानदायक लगे। उदाहरण के लिए, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तनाव में टूट जाता हूँ, मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं। ठीक है, ऐसी बातें क्या है, बोर्ड के मन में आपके प्रति नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। ये है क्वेश्चन नंबर 13। बाबरी मस्जिद तोड़कर अयोध्या में राम मंदिर बनवाया गया, इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, क्या न्यायालय का निर्णय सही था। महोदय, मेरा मानना है कि यह विषय हमारे देश के लिए अत्यंत संवेदनशील है। वहां बहस शुरू मत कर देना, नहीं जी सही हुआ। एक नागरिक के रूप में मैं भारत के संविधान, न्यायपालिका और कानून का पूर्ण सम्मान करता हूं। इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय दिया है, और हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान करें। मेरे विचार से किसी भी विषय पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनका समाधान कानून, संविधान और आपसी सौहार्द के माध्यम से ही होना चाहिए। एक आर्टिजिशु के रूप में मेरा दायित्व किसी विवाद को बढ़ाना नहीं, बल्कि सैनिकों के बीच एकता, भाईचारा और राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना होगा। बोर्ड यहाँ पे क्या है, क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर सकता है। यदि कोई सैनिक न्यायालय के निर्णय से असहमत है तो आप क्या करेंगे, क्या धर्म कानून से बड़ा है। यदि यूनिट में इस विषय पर बहस हो जाए तो आप कैसे संभालेंगे। ये यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
बोर्ड आपसे क्या चाहता है? उत्तर पूरी तरह संतुलित हो, किसी धर्म, समुदाय या राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में टिप्पणी न करें, संविधान और न्यायपालिका के प्रति सम्मान स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, आर्टिजिशियो की भूमिका को ध्यान में रखकर ही उत्तर दे। ये है जो कॉमन मिस्टेक वहां पे करते हैं। जो इंटरव्यू ले रहा है वो क्या देखना चाहता है ना? ये देखो, क्या आप संवेदनशील विषयों पर संयम रख सकते हैं? क्या आप भारतीय सेना के मूल्यों को समझते हैं? क्या आप व्यक्तिगत विचारों से ऊपर उठकर अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं? क्या आप सैनिकों के बीच एकता और अनुशासन बनाए रखने में सक्षम हैं? मेरी टिप है, याद रखिए, बोर्ड आपकी व्यक्तिगत राजनीतिक राय नहीं पूछ रहा, वह यह देखना चाहता है कि आर्टिजिशियो बनने के बाद आप संवेदनशील विषयों पर कितना संतुलित, जिम्मेदार और परिपक्व व्यवहार करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, अगर हम आपका चयन आर्टिजिशियो के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, यदि हम आपका चयन आर्टिजिशियो के रूप में कर लेते हैं तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? महोदय, सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। इसके बाद मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करूंगा जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, है ना? लेकिन लोग आजकल नहीं करते हैं, वो अपना काम निकला उसके बाद 9-11 हो जाते हैं, वो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिंग से सर। मैं यह भी समझूंगा कि मेरा चयन मेरी मंजिल नहीं बल्कि एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है, इसलिए मैं पूरी निष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी के साथ अपने प्रशिक्षण और दायित्वों का निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था, तो लास्ट में आपने धन्यवाद बोलना है और वहां पे सबको नमस्ते करके, जय हिंद बोल के, जो भी आप बोलेंगे वो करके वहां से आपने गेट में जो है उससे कमरा छोड़ना है। तो साथियों, अभी आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं और उसके बाद आप लोगों ने जोर शोर से क्या है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन रास्तों से घबराते नहीं बल्कि हर चुनौती को सीखने का अवसर मानते हैं। याद रखिए, इंटरव्यू में आपकी डिग्री नहीं, आपका व्यक्तित्व बोलता है, आपका ज्ञान नहीं, आपका आत्मविश्वास परखा जाता है, आपके शब्द नहीं, आपका चरित्र देखा जाता है। इसलिए केवल उत्तर याद करने की नहीं बल्कि स्वयं को एक योग्य आर्टिजिशियो के रूप में विकसित करने की भी कीजिए। ईश्वर पर विश्वास रखिए, स्वयं पर भरोसा रखिए और हर दिन पहले से बेहतर बनने का संकल्प लीजिए। जिस दिन मेहनत आपकी पहचान बन जाएगी उस दिन सफलता भी आपका परिचय पूछेगी। तो दोस्तों, जिस दिन आप मेहनत करेंगे तो उस दिन सफलता खुद आपको ढूंढते हुए आएगी। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दिन देखने के लिए पहले अंधेरी रात से गुजरना पड़ता है। सुबह का जो सूरज होता है वो तब आता है, पहले अंधेरी रात से गुजरना पड़ता है, गुप्त अंधेरे से। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आज आपको एक इंटरव्यू जो कि लाइव हुआ था, एक कैंडिडेट से सवाल पूछे गए थे और उनके द्वारा बताए गए जो क्वेश्चन थे उनको मॉडिफाइड करके आपको बताया है। तो ऐसे ही वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इंटरव्यू बोर्ड है वो क्या देखता है आपके अंदर, मान लीजिए आपसे 12 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, 12 क्वेश्चन में अगर आपने एक आधा क्वेश्चन भी गलत बता दिया लेकिन आपके अंदर धैर्य है, आत्मविश्वास है, भाई बाकी जो 11 क्वेश्चन है वो तो आपने सही बताया, लेकिन वो बोर्ड कुल मिला के आपके अंदर, आप आत्मविश्वासी हैं, आप एक मोटिवेटर हैं, आप धर्म की नॉलेज रखते हैं कि नहीं रखते, आपका सोचने का नजरिया क्या है, आपका जो सोचने का नजरिया है वो एक धर्म गुरु की तरह होना चाहिए। और धर्म गुरु कैसा, कोई कट्टरपंथी वाला नहीं, है ना। सेना में क्या है, सर्वधर्म स्थल, सेना में कोई मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, कोई गुरुद्वारा नहीं है ना, कोई चर्च नहीं है, वहाँ पे सब एक है, सर्वधर्म स्थल। तो वैसी आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके काम आएगी और आपकी जो तैयारी है उसको और आसान करेगी, आपको मोटिवेट
करेगी। तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक और वीडियो में कमेंट भी कर दिया करो, कम से कम जय हिंद तो लिख ही दिया करो। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लिखते कुछ भी नहीं हो, तो कम से कम एक लाइक तो कर ही दिया करो यार, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और बाकी आपका कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।